जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हम शुरू किए थे, आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। निश्चित रूप से इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो काफी फायदा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इस सवाल का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी, मैथिली। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप यह भी देखते रहिएगा कि हम कितने प्रश्न इसमें सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 सेकंड हम जरूर आपको टाइम दे रहे हैं, बाकी आप खुद से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की अगर 8वीं अनुसूची की बात करेंगे दोस्त, तो इसमें भोजपुरी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी भाषा अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है। बाकी अगर हम बात करें, आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, याद रखेंगे 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से आप बताएंगे कि ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्त अगर पता करना हो तो आप बस एक बार उसका उच्चारण करके देखिए। जीवा जहां पे टकराएगी, आपकी जीभ जहां टकराएगी, वही उसका उच्चारण स्थान बन जाएगा। जैसे कि ल और स का उच्चारण करेंगे आप, तो आपकी जीभ दांत के पास टकराएगी और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्त? दंत। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर बी। मैं आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक बार ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? खुद से एक बार ट्राई करके बताइए हमको। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को, आपने इस चिन्ह को अक्सर देखा होगा। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। मैं हिंट इस तरीके से, इस तरीके का छोटा सा डैश आता है। बताइए इस छोटे से डैश वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? मैं बता रहा हूं, योजक चिन्ह कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। याद रखिएगा, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। ठीक है, इसका अक्सर हम लोग उस समय प्रयोग करते हैं जो एक तरीके के शब्द होते हैं। एक तरीके के शब्द होते हैं तो उस तरीके से एक तरीके के मेल खाने वाले शब्दों के बीच अक्सर हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। छोटे से डैश का यह चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा आपका उत्कीर्ण शब्द का उपसर्ग बताना है? सही उपसर्ग का चयन करना है उत्कीर्ण में। ठीक है, क्वेश्चन हम आंसर इसका छुपा ले रहे हैं। आंसर इसलिए रखे हैं दोस्त ताकि एक बार थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें दोबारा से। मान लीजिए हम तो आपको प्रैक्टिस करा ही दे रहे हैं, बाकी इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले लेंगे और वहां से एक बार खुद से करके देखेंगे कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और इन सारे क्वेश्चन को एकदम रट के जाना है, क्योंकि अगर रट के गए तो पेपर के अंदर मैं गारंटी देता हूं, जैसा कि अभी पिछले बार पेपर हुआ यूपी पुलिस के अंदर, वो प्रश्न छपे थे, इस बार भी छपेंगे। एकदम इसी वीडियो से मिलेंगे जितने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियो होंगे। ठीक है, इसलिए इसको जरूरी है कि आप इसको कंठस्थ करें। उत्कीर्ण शब्द का उपसर्ग, तो देखिएगा किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना हो तो सबसे पहले उस शब्द का उच्चारण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के समय अगर शुरुआत में ठहराव आता है, शुरुआत में जहां शब्द से ठहराव शुरू हो जाता है, शुरुआत में वाला ठहराव उपसर्ग की उत्पत्ति को बताता है। और अगर अंत में ठहराव हो रहा है, अंत में आप उसका उच्चारण किए और ठहराव थोड़ा देर के लिए रुक गए तो वहां से प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। तो एक बार उच्चारण करेंगे उत्कीर्ण का, तो आप बोलेंगे उत्कीर्ण। उत बोल रहे हैं पहले, उसके बाद से बोल रहे हैं किरण। तो शुरुआत में ठहराव आप जो दे रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा सा आप जो रुक रहे हैं, वो उत शब्द पे रुक रहे हैं, उत पे। और इसलिए इसका हम बता सकते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? उत। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मच्छरदानी, बहुत आसान है। उच्चारण करिए, प्रत्यय बताना है। उच्चारण करके देखिए लास्ट में आप किस पे रुक रहे हैं? मच्छरदानी। क्या बोले? मच्छरदानी। लास्ट में क्या बोले? दानी। तो ये क्या हुआ? प्रत्यय। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। क्या होगा? सॉरी, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? जब भी किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? आप ही बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर सी में दिया है
विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? एक बार ध्यान से सुनिएगा। गरीब, आप एक बार अपने मन से सोचिए, जब हम गरीब की बात करते हैं इसका मतलब पूरे गरीब समुदाय की बात कर रहे होते हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम किसी समुदाय की बात करने लगे, अपना जिस नाम से किसी जाति का बोध हो, जो कि गरीब आपने नाम लिया, तो एक गरीब प्रकार का एक क्लास का बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है, और इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा। किसमें है ये? जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की एक जाति है, अमीर एक जाति के अंदर आता है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताना है, ठीक है। तो अधोरेखित इसमें है दोस्त यह, बताना है यह किस प्रकार का सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, आप इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि यह मेरी किताब है, किसी और की नहीं है, निश्चितता प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्त? यह मेरी किताब है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा, सूरदास जी के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, ये तीनों ही मिलते हैं, लेकिन भयानक रस नहीं होता है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, तो थोड़ा सा एक बार आप हमको बताएंगे, बाकी हम लास्ट में इसको बताएंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए हमको कि वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। क्योंकि इस बार के पेपर के अंदर जैसा कि पुलिस एग्जाम हुआ 17 और 18 फरवरी को, तो उसमें दोस्त आपसे अस्थाई भाव भी पूछा गया था, और इसको हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है, लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिस सेट में हम दोबारा कवर करा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्त? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे हम कहें वह बहुत धीरे धीरे चलता है, क्या कहें? वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया हुई, और उसके बाद हमने कहा वह बहुत धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताया उसे प्रविशेषण कहते हैं। सॉरी, गलती है, इसमें विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण ही कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें गलती से सी लिखा गया है, इसको आप माफ करेंगे, सी नहीं होगा दोस्त, विकल्प नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। चंद रुपए, निश्चितता प्रकट की गई? नहीं प्रकट की गई। चंद रुपए, पता नहीं है कितने रुपए, तो यहां से निश्चितता नहीं प्रकट हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। ये अनिश्चित संख्यावाचक का पार्ट है, क्योंकि रुपयों को हम गिन सकते हैं, और जिन चीजों की गिनती की जा सकती है, सबसे पहले वो संख्यावाचक के अंदर आएगा। अब यहां चंद कहा तो इससे क्लियर नहीं हो पाया कितना रुपया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है। अब सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है दोस्त? अकर्मक क्रिया है। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रोहन चाय पीकर बैठ गया। थोड़ा जल्दी बताइए आप, रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है? बता सकते हैं आप? चलिए नहीं बता सकते हैं, मैं बता रहा हूं। एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, याद रखिएगा वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक क्रिया समाप्त हो जाए, दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए, तो याद रखेंगे वहां पे कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह आया हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अब क्या है? वह आया हो मतलब हम क्या इसमें बता रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्लियर नहीं है हमको। हम इस बात ऐसे कह रहे हैं वह आया हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, क्लियरिटी नहीं है। तो जहां भी क्लियरिटी नहीं होगी, जहां पे आप सस्पेंस में रहेंगे, वर्तमान समय के अंदर अगर आप किसी चीज को लेकर सस्पेंस में, संदेह में है, उसे दोस्त हम लोग कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। क्या? संभाव्य वर्तमान काल। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस कार्य को करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? आप बताएंगे इसका जवाब? नहीं बता पाएंगे, तो हम बता रहे हैं जिस कार्य को करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। क्या कहते हैं?
दुष्कर, विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो रेखांकित इसमें है दोस्त सखिया, रेखांकित क्या है इसमें? सखिया। सीता सखियों सहित, सॉरी इसमें रेखांकित है सहित। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय बताइए। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सहित क्या है? तो सीता किसके साथ गई? सखियों के साथ गई। तो सखियों से सीता का क्या है? संबंध है, और इसलिए ये जो है संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? और उसके चलने का जो तरीका है वो क्या है? धीरे धीरे। जिस भी क्रिया विशेषण से उसके तरीके का वर्णन दिए, उसके तरीके को स्पष्ट किया जा सके, याद रखिएगा वो हमेशा और हमेशा रीतिवाचक होगा। जो क्रिया विशेषण शब्द किसी के तरीके को दर्शाएगा ना, किसी क्रिया के तरीके को दर्शाएगा, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। विकल्प ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। याद रखिएगा दोस्त, वाल्मीकि शब्द लिखने में बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे सही वर्तनी वाले शब्द इसमें अगर हम देखें, वाल्मीकि 4 जगह लिखा गया है, डी नंबर तो वैसे ही गलत है, वात्स्यकी लिख दिया, तो विकल्प नंबर ए इसमें राइट जवाब होगा। ठीक है ना? ऐसे वाल्मीकि लिखा जाता है, वाह आधा ल, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं किसी भी शब्द का उच्चारण अगर आपको पहचानना हो सही है या गलत है, उसका एक बार सही तरीके से उच्चारण करिए। वाल्मीकि, मी शब्द में थोड़ा ठहराव दिए, यानी बड़ी मात्रा लगेगी, की जल्दी बोल रहे हैं तो छोटी मात्रा लगेगी। ठीक है? तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा शब्द तत्सम है? याद रखेंगे, जिस भी शब्द के अंदर ऋषि वाली री, क्षत्रिय छ, वकील वाला व, संयम वाला स और त्र ये आ जाए, तो याद रखिएगा उसके अंदर 99% चांस है कि वो शब्द क्या होगा? तत्सम का होगा। मैं बता दे रहा हूं, अगर क्षत्रिय वाला छ दिखाई दे, मैं इसको स्पष्ट रूप से लिख के बता दे रहा हूं। तत्सम तद्भव जब भी दोस्त आपको पहचानना होगा तो मैं बता रहा हूं इस चीज को। जब भी आपको क्षत्रिय वाला छ दिखाई दे, त्रिशूल वाला त्र दिखाई दे, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको ऋषि वाली री दिखाई दे, अगर किसी शब्द के अंदर ये सब दिखाई दे, या फिर इसके अलावा और हम बता दे रहे हैं आपको, संयम वाला स्व दिखाई दे, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वकील वाला वध दिखाई दे, तो अगर ये सब शब्द, ये सब वर्ण अगर किसी शब्द के अंदर आते हैं, तो याद रखिएगा 99% चांस है कि वो क्या होगा? तत्सम का होगा। जैसे यहां पे छत्री वाला छ आया, किसमें आया? विकल्प नंबर ए में, इसलिए सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए, यही तत्सम है, क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देने वाला, उसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। भाई दूसरों की बात में जो आप दखल देंगे तो उसको क्या कहेंगे? कि आप उसको हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो पृथ्वी, ग्रह, तारे ये सब कहां है? अंतरिक्ष में है। क्या है? अंतरिक्ष में, और इसलिए इनके रहने का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। विकल्प बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलर का फूल होना, बताएंगे इसका। गुलर का फूल होना मुहावरा अक्सर सुने होंगे इसको। गुलर का फूल होने का मतलब, जैसे गुलर का फूल हमेशा किसी को नहीं दिखाई दे पाता है, वैसे ही जब हम इसका मुहावरा के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। ऐसी वस्तु जो दुर्लभ है उसे हम क्या कहते हैं? गुलर का फूल होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल पीला होना, लाल पीला होना का मतलब समझते हैं? लाल पीला होना अक्सर अब आप तो गांव के अंदर मुहावरा या शहरों के अंदर मुहावरा, क्योंकि हिंदी का जो बहुत कम जानकारी लोग रख रहे हैं, अंग्रेजी लोग बोल रहे हैं, और जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनको अनपढ़ गवार माना जाता है। इस प्रकार की परंपरा हमारे भारत देश के अंदर शुरू हो गई। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अक्सर हम लोगों के दैनिक जीवन में प्रयोग में आती रहती है। ठीक है, तो लाल पीला होना इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। क्या होना? बहुत गुस्सा होना। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? बहुत गुस्सा होना, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा वह कौन सा समास होता है? उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। दो शब्द मिलकर तीसरे की तरफ इशारा कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं आपका पीतांबर, पीला अंबर धारण करने वाला। हम कहते हैं दशानन, हम कहते हैं गजानन। यानी कि एक तरीके से और कह सकते हैं कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सब के सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो एक पहचानने का तरीका हो गया। बाकी इसकी परिभाषा है ये, क्योंकि परिभाषा भी परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जा रही है, डेफिनेशंस।
याद रखेंगे जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद इसके प्रधानता ना हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? अनुशब्द प्रधान है। क्या है? अनुशब्द प्रधान है। अगर प्रथम पद की प्रधानता हो, प्रथम पद प्रधान हो, तो याद रखिएगा वह समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे वधु धन उर्मी बराबर क्या होता है? वधूर्मी। वधु धन उर्मी बराबर क्या होगा? वधूर्मी। तो अब इसमें अगर देखेंगे बीच में क्या आया? बड़ाऊ। तो याद रखिएगा संधि के अंदर हम लोग दीर्घ संधि का जब नियम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ, बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर क्या होता है? बड़ाऊ। ये दीर्घ संधि का नियम है। ठीक है, और इसी को अगर फॉलो करेंगे आप तो वधु धन उर्मी बराबर वधूर्मी। ठीक है, और इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य। पाप पुण्य में अगर बात करें, दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो, विलोम हो, तो विलोम शब्द याद रखिएगा अगर समास की बात की जाएगी और विलोम शब्द अगर लिखा है तो हमेशा और हमेशा वो द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएगा। किसके अंदर? द्वंद्व समास के अंतर्गत। क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द ही एक साथ आते हैं, क्योंकि द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा। और झगड़ा कैसे होता है? अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया कि विलोम शब्द जहां आएंगे और समास पूछा जाए तो वो होगा द्वंद्व समास। विकल्प सी राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही वाक्य की पहचान करें। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, उसे क्या जाने। तो यहां पे देखिए स्पष्ट क्लियर हो रहा है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ये सही वाक्य की पहचान करना था। बहुत सिंपल होता है। एक बार सही से अगर आप हिंदी पढ़ लेंगे, सही से हिंदी, केवल ध्यान से इसको पढ़ लीजिए एक बार, अपने आप पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, उसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कर रहा है सही वाक्य की पहचान करें। याद रखेंगे एक चीज, और यहां पे लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेक शब्द खुद बहुवचन है। अनेक शब्द क्या है? खुद बहुवचन है। उसका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता, यानी अनेक का अनेकों हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां अनेकों लिखा है वो सब के सब क्या है? गलत है। ठीक है, इस हिसाब से विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बी और डी बचा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है और डी में कहा श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो श्री कृष्ण के होता है, क्या होता है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। सही से उच्चारण करेंगे तो आएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ, तो विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरल। गरल का विलोम क्या होगा दोस्त? गरल का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं विष टाइप का होता है, पॉइजन। और उसका विलोम क्या होगा? अमृत, सुधा होता है। गरल का विलोम थोड़ा सा नरम भी होता है और सुधा का मतलब थोड़ा सा वो होता है। तो गरल का विलोम अगर हम बात करें तो गरल शब्द का विलोम सुधा होता है। विकल्प डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्त? बहुत आसान है। विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। क्या होता है? विज्ञ का विलोम अज्ञ। विज्ञ माने कुछ नहीं जानने वाला, अज्ञ माने जो जानने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? अब पत्नी का पर्यायवाची बहुत आसान है, याद रखिएगा इसका। पत्नी का पर्यायवाची आपका होता है भार्या और प्राण प्रिय। भार्या और प्राण प्रिय। विकल्प बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द क्या होगा? हिंदी वाले शब्द, हिंदी वाले शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चा, बच्चा। ठीक है, अब इसमें आप पहचान भी लेंगे। पहचानने का तरीका है जैसे नासिका। नासिका क्या है? तत्सम है, क्योंकि संस्कृत के शब्द है, जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द माने जाते हैं। हिंदी के शब्दों को हम लोग तद्भव कहते हैं। अब नासिका, चूंकि इसका हिंदी होता है नाक, नाक हो तद्भव और नासिका क्या है? तत्सम, संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही लक्ष्मी, अभी हमने कहा भी कि छतरी वाला छ आ जाएगा तो तत्सम होगा, आ गया। फिर ऋषि वाली री हमने कहा आएगा तो होगा ग्रीष्म जाए, ये भी तत्सम है। तो पहचानने का जो तरीका हमने आपको बताया उस हिसाब से आप छाट सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद बहुत आसान है। सप्तधन ऋषि बराबर क्या होगा? सप्तर्षि। सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, आसान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के कार्य होने लगे दोस्त तो वहां होता है विभावना अलंकार। क्या होता है? विभावना अलंकार। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है?
तो चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्त कितनी मात्राएं होती हैं? मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है दोस्त? 16 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से ये आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। टोटल 37 प्रश्नों को हमने इसके अंदर कवर कर दिया और मेरी आशा है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और इस वीडियो को ध्यान से अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके के वीडियो को आप पाने के लिए निश्चित रूप से इस चैनल को दोबारा से मैं कह रहा हूं आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरीके के अन्य वीडियो, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी का भी इसी चैनल पे हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस सेट डेली बाय डेली लेकर आता हूं। और दूसरी चीज, अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ध्येय एकेडमी देवरिया सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।